गुड मॉर्निंग। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है खोक जाए। पाठ का नाम क्या है इसका? कोक जाया। ठीक है। और इसके लेखक हैं मूल लेखक है श्याम दरिहारे। अनुवाद वैद्यनाथ झा जी ने किया है। बेटा अभी इस कहानी में सबसे मतलब हम देखेंगे कोक जाया। कोक का मतलब होता है कि औरत जहाँ बच्चे को पेट में रखती है उस जगह को हम कोख कहते हैं। और कोख जाया मतलब क्या होता है कि जब वो औलाद पैदा कर देती है और वो औलाद उसका विश्वासघात करता है, उससे तकलीफ़ देता है। माँ जब बनती है ना तो वो तकलीफ़ों के साथ माँ बनती है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद जो बच्चे उसको तकलीफ़ देते हैं ना, तो उस तकलीफ़ को हम क्या कहते हैं? कोख जाया कहते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही है कि इस कहानी में बताया गया है कि आजकल के ज़माने में हम देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बाहर गाँव फ़ॉरेन चले जाते हैं, फ़ॉरेन से फिर लौटते ही नहीं हैं। माँ बाप बूढ़े होकर सड़ के यहाँ मर जाते हैं। जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। मतलब ये जो आज का जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, जो इतनी कठिन पूर्वक ज़िंदगी चल रही है, उसी का ही यहाँ सुंदर चित्रण लेखक ने किया है। हम लोग आज कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन नहीं, हम पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं हैं, हम ओनली लिटरेट पर्सन हैं। हम अपने माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं, उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। हमको कोई हक नहीं है कि अपने माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में डालें या उनको उनके साथ कोई गैर बर्ताव करें, लेकिन हम ऐसा करते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही कहा गया है। कहानी की जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम है गंगा मिश्रा, और ये एक आईएएस ऑफिसर की बीवी हैं, और इनके बेटे का नाम है दिलीप। ठीक है। और जो गंगा मिश्रा हैं उनकी बड़ी बहन है, उसका बेटा है रघुनाथ। ये मतलब दिलीप उनका सगा बेटा है, लेकिन वो धोखा करता है माँ के साथ, और वो रघुनाथ उनके मौसी उसके बहन का लड़का उसका बेटा बनता है। अंतिम संस्कार भी वही करता है। उसी का सुंदर चित्रण इस पाठ के माध्यम से दिया है। अब कहानी कैसी है ये बेटा, ये भाषण के थ्रू से मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। अभी फ्लैशबैक कहानी है। रघुनाथ को पत्र आता है, रघुनाथ सोच रहा है कहानी को और कहानी बताता है। कहता कि मुझे वो दिन याद है जब मुझे मातोश्री नाम के वृद्धाश्रम से मुझे पत्र आया। पत्र में लिखा था कि भैया आपकी मौसी अब नहीं रही। मैं तुरंत क्या हुआ, गाड़ी पकड़ी और मेरी बीवी के साथ मेरे साथ 4-5 कर्मचारी भी थे। हम रवाना हुए। जैसे गाड़ी चलने लगी तो मैं सोचने लगा कि भैया कि फ्लैशबैक में जाते हैं कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब मुझे पता चला था कि मेरी मौसी को वृद्धाश्रम में अपने दिन गुजार रही है। जब मैं मौसी को पहले इस समय मिलने गया तो जैसे मैं गया वहाँ तो देखा कि एक गेट लगा था। गेट के बाहर लिखा था मातोश्री वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम को देख के मैं चौंक गया। मैंने सोचा मेरी मौसी इतने बड़े आईएएस ऑफिसर की बीवी ये है, और इसने बहुत बड़े बंगले बहुत बड़े फ्लैट में रही है। अब पता नहीं इस आश्रम में 4-5 बूढ़ियों के साथ वो कैसी रहती होगी, पता नहीं। जब मैंने दरवाज़ा ठोका, बेल बजाई, तो अंदर से क्या घंटी बजी, वहाँ से एक आदमी ने गेट खोला और पता चला कि क्या है कि भैया कोई बोले क्या किससे मिलना है, बोला कि मुझे गंगा मिश्रा से मिलना है। उसने कहा भाई रुको मैं जाके पूछ के आता हूँ, और 10 मिनट के बाद वो आदमी आया। उसने गेट खोला, मैं गाड़ी लेके जैसे अंदर गया तो मैंने देखा कि वो आश्रम काफ़ी बड़ा था। मुझे राहत हुई कि मेरी मौसी अब क्या है, जहाँ है वो अच्छी जगह है। उसके बाद उस वॉचमैन ने मुझे कहा कि ये आपकी कौन लगती हैं, तो मैंने कहा ये मेरी मौसी हैं। क्या आपकी मौसी है? बोले कि लेकिन ये औरत को बहुत लोग मिलने के लिए आए, लेकिन ये कभी किसी से मिली नहीं, लेकिन आप पहले इंसान हो जिससे वो मिलने के लिए वो राज़ी हुई है। फिर उसने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा कि भैया आपके बड़े लोगों के माँ बाप क्या आश्रम में ही पलते बढ़ते हैं क्या? मैं चुप रहा और मैं कुछ बोला नहीं। फिर मैंने कहा कि हाँ आज का ज़माना ऐसे ही है कि माँ बाप को क्या कहते हैं लोग आश्रम में ही डाल देते हैं, वृद्धाश्रम में। और फिर मैं आगे गया तो देखा उसने एक बेंच के ओर उंगली दिखाई और कहा कि माँ वो बैठी हैं। जैसे ही मैं गया मौसी को देखा तो मौसी का चेहरा पहले की तरह था ही नहीं। मौसी लस-पस हो गई थी। मतलब वो उसके बेटे के विश्वासघात से मैं चुप थी। मौसी मुझको देख के रोने लगी। उससे प्यार से मेरे सर पे से हाथ घुमाया, मैं भी रोने लगा सर झुकाकर। हम दोनों काफ़ी देर तक रोने लगे। उसके बाद मौसी चुपचाप हुई और फिर मौसी ने सारी घटना बताई।
मौसी ने बताया कि बेटा किस तरह मेरी बेटे ने मेरे साथ धोखा किया। बेटे का नाम क्या है? दिलीप। अब कहते हैं कि वो दिन मुझे याद है जिस दिन मौसा जी को क्या हुआ कि अटैक आया, दिल की दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। जैसे कि बस देहांत होने के बाद दिलीप जब लंदन एमएस करने के लिए गया, एक बार जो पढ़ने के लिए लंदन गया, तो कहते हैं कि मौसा जी कहाँ थे कि भैया वो दिल्ली में ही थे। जब वो लंदन चला गया तो वो लंदन का ही रह गया। फिर कहते हैं कि इतना ही नहीं था कि जब वो कहते हैं ना कि मेरी मौसी को देखेंगे, मेरी मौसी बहुत प्रभावी और बहुत ही अच्छी स्त्री थी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मेरे जो नाना जी थे, कहते हैं नाना जी की 2 बेटियां थी, एक मौसी और मेरी माँ। मेरी माँ क्या थी? बड़ी थी, और मेरी मौसी क्या थी? छोटी थी। मेरे नाना जी खाते पीते घर के किसान थे। उन्होंने कॉलेज के लड़कों के साथ, पढ़ने वाले लड़कों के साथ, हाँ, अपनी दोनों बेटियों के विवाह कर दी। अब मेरी माँ बड़ी थी तो उनकी शादी जल्दी हुई, और मेरे पिताजी भी क्या पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने क्या कहा गांव में रहने का ही निर्णय किया। लेकिन मेरे मौसा जी पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, ये पढ़ने में, तो वो पढ़ लिख के क्या बन गए? आईएएस ऑफिसर बन गए। जब वो आईएएस ऑफिसर बने तो उसके बाद कहते हैं कि बाबा मेरी मौसी ने ही नाना की जितनी प्रॉपर्टी थी वो भी जायदाद मेरी माँ के नाम कर दी, और उसके बाद मेरे पिताजी आकर नाना जी के गांव में ही बस गए और हम यहीं रहने लगे। तो हमारा गांव भी बन गया। और मौसी इतना ही नहीं, मौसी इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा मायके का ध्यान रखती थी। कहते कि मैंने भी अच्छी खासी पढ़ाई की है, तो इस पढ़ाई के पीछे मेरे किसका हाथ है? मेरी मौसी का ही हाथ है। मेरी मौसी ना होती तो मैं आज इतना पढ़ता ही नहीं। जब नाना जी गुजर गए तो मौसी ने नाना जी के श्राद्ध में बहुत खर्चा किया। माँ ने बहुत रोका लेकिन उन्होंने बहुत खर्चा किया। इतना ही नहीं, जब गांव में अकाल पड़ा और जो दोहरा अकाल पड़ा तो मेरी मौसी ने ही गांव वालों की बहुत मदद की। उन्होंने अपने तरफ से लोगों को अनाज बांटा, पैसे दिए, बहुत किया। लेकिन मौसी सिर्फ क्या थी? मेरी मौसी नहीं बल्कि वो गांव की पूरे जिले की बेटी बन गई थी। वो इतनी अच्छी औरत थी, कहती इतनी अच्छी औरत होने के बाद उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसे वृद्धाश्रम में दिन काटने पड़ रहे हैं। लेकिन बाद में जब मौसी मेरी चुप हुई, मौसी ने मुझे बताया कि मौसा जी मरे तो क्या हुआ? दिलीप की जैसे लॉटरी ही खुल गई। दिलीप जब आया तो मौसा जी का अंतिम संस्कार उनके गांव में हुआ। उसके बाद दिलीप ने फटाफट पिताजी की पेंशन माँ के नाम ट्रांसफ़र करवाई। इतना ही नहीं, उसने अपना घर भी क्या हुआ बेचने की उसने क्या कर दी कोशिश का घर बेचने के लिए उसने 8 करोड़ में घर बेच दिया। इतना ही नहीं कि माँ के पेंशन के कागजों के साइन करने के लिए उसने माँ को झूठ मूठ के पेपर पे भी साइन ले लिया उसने, और घर भी बिचवा दिया। और मौसी ने अपने घर को बिखरते हुए, नीलाम होते हुए अपनी आंखों से देखा। जैसे कहते हैं ना, बाप मरने पे जैसे दिलीप की लॉटरी लग गई थी। और उसने कहा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भारत में रख के क्या फ़ायदा है? आपको रहना, तुझे मेरे साथ लंदन ही रहना है तो यहाँ रह के क्या फ़ायदा है? उसने कुछ नहीं कहा, मौसी चुपचाप रही। उसके बाद कहते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, वो दिन भी आ गया कि हमें लंदन जाना था, कि हम भैया टिकट लेके सब लोग रवाना हुए। दिलीप ने कहा कि माँ तुम यहाँ बैठो, मैं जाके वीज़ा वूज़ा देख के आता हूँ सब कुछ। अब वो चले गए, काफ़ी समय बीत गया तो मौसी को चिंता हुई कि भाई दिलीप आ क्यों नहीं रहा है। फिर मौसी कहाँ गई? उस गार्ड के पास गई और गार्ड को कहा कि बेटा कि मेरा बेटा टिकट लेके गया है। तो गार्ड ने पूछा कौन सी फ़्लाइट है? उसने कहा कि ब्रिटिश एयरवेज, लंदन जाने वाली फ़्लाइट है। बोलते अच्छा ठीक है। वो गया, फिर 4-5 और ऑफिसर्स आए, बोले कि आपको हमारे साथ ऑफिस में चलना पड़ेगा। तो गंगा मिश्रा मतलब मेरी मौसी को चिंता हुई, भैया हुआ क्या है? तो बोला कि आप अपना सामान देखिए। सामान देखा मौसी ने तो सामान ऐसे रखा था कि कोई उस सामान को देख नहीं पाए, ऐसे रखा हुआ था। मतलब वो जान गई थी। फिर वहाँ गए तो वहाँ के अफसर ने बताया कि मैडम कि आपकी फ़्लाइट को कब की आधा घंटा हो गया उड़कर, आपका बेटा आपको एक कहते हैं ना कि आपको एक खबर देते हुए मुझे बड़ी बुरा लग रहा है कि आपका बेटा आपको एयरपोर्ट पे ही छोड़ के चला गया है और उसने आपका टिकट भी क्या कर दिया है? सरेंडर कर दिया है। अब मौसी ने ये बात सुनी तो उनको बड़ा अजब, बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं आईएएस ऑफिसर की बीवी हूँ और वो वित्त मंत्री रह चुके हैं मेरे पति, आप ऐसा झूठ नहीं बोल सकते हो। फिर वहाँ से डीआईजी आए और उनका नाम था गर्ग। उन्होंने कहा कि मैडम से सामने हाथ जोड़ के कहा कि मैडम जी आपने मुझे पहचाना? तो मैं पट से पहचान गए। बोलते कि सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ, सर बहुत अच्छे थे और हमारे डिपार्टमेंट पर सर का बहुत ही क्या है मदद की है। लेकिन मैडम ये सच है कि आपका बेटा आपको एयरपोर्ट पे ही छोड़ के चला गया है। तो बस मौसी को ऐसे चक्कर आई और वो बैठ गई चेयर पर और उन्होंने कहा कि बाप रे इतनी बड़ी धोखेबाजी। कहते कि आप कहो तो उसको हम लंदन एयरपोर्ट पे ही रोक लें, उसे यहाँ इंडिया में बुला लेंगे।
मौसी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो, सिर्फ इतना करो कि मुझे एक कोई अच्छे वाले कहते वृद्धाश्रम में मेरी रवानगी कर दो। अभी जब से मौसी वृद्धाश्रम में आई है तब से उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिलूंगी नहीं। बाद में बड़ा हंगामा हुआ, मीडिया में हुआ, सब कुछ हुआ। दिलीप को बोले कि दिलीप वापस आया मौसी को माफ़ी मांगने, लेकिन मौसी दिलीप से मिली ही नहीं। उसने कहा कि तू मिले, मर चुका है, अब इस आश्रम से मेरी क्या जाएगी, लाश ही बाहर निकलेगी। फिर कहते मैं पैसे भी लौटा दूँ, सब कुछ। उसने कहा कि नहीं, मौसी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। मौसी ने कहा कि यदि मेरा खून है, उसने मेरे साथ धोखा किया है, तो दूसरों के साथ मैं क्या करूं। इसलिए मौसी चुप बैठ गई और मौसी तब से आश्रम में ही है। और मौसी को जब मिला, मौसी ने कहानी सुनाई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मौसी ने कहा कि बेटा तू हर रविवार को, एवरी संडे तू मुझे मिलने के लिए आया कर, मुझे अच्छा लगेगा, और तेरी बीबी को भी लेके तो आया कर। और मैं ऐसे होता था, हर रविवार मैं अपनी बीबी के साथ मौसी को मिलने जाता। मौसी मुझे रोज़ हर संडे मिलती। इतना ही नहीं, मेरी बीबी के साथ वो रोज़ एक सोहर भी गाती, ललना होई रे कोक जाया करके। और दोनों सास बहू मिलके दोनों रो भी लेती, हंसती भी। और जब मौसी को, मेरी बीबी को मैं रोते देखता तो मैं भी क्या हो जाता, भावुक हो जाता। मैं उठ के वहाँ से चला जाता। इसके बाद अब क्या था, मैंने कहा कि कहानी फ्लैशबैक में है। फिर कहते हैं कि मुझे पत्र मिला, और पत्र में मैं एंडिंग आपको पढ़ के सुनाता हूँ। काफ़ी टचेबल है ये, बहुत है। मतलब हर एक को ना माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये देखो, हाँ, इसमें लिखा है, आज जब उस अध्याय का अवसान हो गया, मौसी लगभग 7 वर्ष इस आश्रम के में बिताकर आज संसार से चली गई हैं। इस अवधि में वह एक दिन भी चार दीवारी के बाहर नहीं गई। एक बार जो अंदर आई तो आज जब उसका ट्रस्ट के सचिव ने मुझे एक लिफाफा देते हुए कहा, गंगा मैडम का दह संस्कार करने का अधिकार आपको देकर गई है। मतलब उसने अपने खुद के बेटे को भी अपने जला अग्नि देने का हक नहीं दिया था। किसे दिया था? अपनी बहन के बेटे को। मतलब कौन, उनका नाम क्या बताया था मैंने? रघुनाथ। ठीक है, आपको देकर गई है। शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। लिफाफे में 2 पन्ने का पत्र और एक बिना तिथि का चेक था। वह चेक मेरे नाम के साथ जो अपने श्राद्ध खर्च के लिए उसने दिया था। पत्र के अंत में मौसी ने लिखा था, अपनी खोक का जाया बेटा मुझे जिंदा ही मारकर विदेश भाग गया, और तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। तुम्हें देखकर सदा मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी संतानें एक जैसी नहीं होती। इस विश्वास के सहारे इस संसार से जा रही हूँ कि जब तक एक भी सपूत संसार में रहेगा तब तक माएँ 1000 कष्ट सहकर भी संतान को जन्म देती रहेंगी और संसार चलता रहेगा। इसका श्रेय माँ और सपूत दोनों को है। तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। इस पंक्तियों को पढ़कर मैं अपने को और अधिक नहीं रोक सका। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी पत्नी भी फूट फूट कर रो पड़ी। वो रोते रोते गाने भी लगी, ललना रे अहकी ले होरिया जन्म लिए वंश को तरले रे। मतलब कहते हैं कि एंडिंग में क्या होता है कि वो मर जाती है और उसका अंतिम संस्कार कौन करता है? उसकी बहन का बेटा। मतलब उसका खुद का बेटा भी उससे क्या करता है? अंतिम जीते जी मार देता है। मतलब इस कहानी में यही बताया गया है कि आजकल का ज़माना इतना ख़राब है कि लोग अपने खुशी के लिए अपने माँ बाप को भी कहाँ भेज देते हैं, वो क्या वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करना। इसमें बेटा आपको एक वृद्धाश्रम में एक अनाथ वृद्ध की आत्मकथा करके बोर्ड में आ सकता है आपको, लेकिन कहानी काफ़ी टचेबल है। लेकिन आप अपने माँ बाप के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना। ये बहुत तकलीफ़ वाला है, बहुत तकलीफ़ वाली है, लेकिन सोचो और समझो फिर करना। ठीक है।